हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में किसकी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो सेल डीड है वो एक प्रकार से जब दो पार्टीज के बीच में सेल परचेज होती है उसको जब रजिस्टर्ड करा लिया जाता है तब उसको सेल डीड बोलते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार वो भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है उसका लेन देन लिखित में होगा और उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। जब कोई प्रॉपर्टी के लेन देन को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड करा लिया जाता है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है उसको सेल डीड बोलते हैं। और जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें जो पार्टी प्रॉपर्टी बेचती है और जो लेती है वो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें उस प्रॉपर्टी की डायमेंशन उसमें से जो पेमेंट है वो पार्ट हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब उसकी सेल डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कराई जाएगी, उन सब बातों का जिक्र होता है। इसके अलावा उसमें ये भी लिखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति है उसने मौके पर परचेजर को कब्जा दे दिया या नहीं दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में दोनों में से कौन सी जो जिसका बेटर टाइटल होता है। दोस्तों जो सेल डीड है वो एक रजिस्ट्रेशन की उसकी पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए सेल डीड कराते समय बायर और सेलर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जहाँ नगर पालिका, नगर निगम या जहाँ कहीं स्थित है उसमें उस संबंधित डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होती है और उन सब के बाद जो उनमें कंडीशन होती है उसको लिखित में कराने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट किया जाता है जहाँ से उसको रजिस्टर कराया जाता है। और उसमें बायर परचेजर के खिलाफ आइडेंटिफायर आपको साथ में ले जाने पड़ते हैं और उसके बाद उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करके उसको रजिस्टर करा दिया जाता है जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। इसलिए कई प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टी लेन देन में बार बार काम करते हैं वो एग्रीमेंट टू सेल करा लेते हैं जिसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो प्रॉपर्टी को जो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 3-4 बार व्यक्ति है यदि उसकी सेल डीड कराते हैं तो उसको 4-5 बार उसका रजिस्ट्रेशन होगा और सब पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में उनको स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती और जब भी कोई परचेजर ये कहता है कि नहीं वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं लेगा, वो सेल डीड ही लेगा, तो ओरिजिनल जो बायर है उससे उसकी सेल डीड करा दी जाती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो बिल्डर है या वो जो प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं उनको स्टाम्प ड्यूटी बच जाती है और वो 4-5 बार यदि कोई प्लॉट की सेल होती है तो 4-5 बार वो प्रॉपर्टी बचा लेते हैं और उनसे उनका बहुत सा टैक्स बच जाता है। लेकिन इसमें सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है। और इस प्रकार जो सेल डीड है, सेल डीड के बाद आप उसकी म्यूटेशन अपने नाम करा सकते हो। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एक प्रॉपर्टी का कई व्यक्तियों के साथ हो सकता है जिससे कि फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो सेल डीड है वो म्यूटेशन करने के बाद मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड कोई व्यक्ति खरीदता है और उसकी सेल डीड करा लेता है, उसके बाद वो म्यूटेशन करा लेता है तो उसका उस जमाबंदी में नाम आ जाता है और वो ओरिजिनल ओनर के रूप में उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सिर्फ इस बात का सबूत है जो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि किस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है और किस व्यक्ति ने खरीदी है, जो पेमेंट है वो पार्टी हो चुकी है या पूरी हो चुकी है या उन्होंने मौके पर दूसरे व्यक्ति को कब्जा दे दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो एग्रीमेंट टू सेल है वो दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि साधारणतया जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको बचाने के लिए किया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति 2-3 बार अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो 2-3 बार उसका रजिस्ट्रेशन कराने से जो एक लंबी प्रोसीजर है बचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल करता है। जो कि सेल डीड जो है, सेल डीड के माध्यम बाद आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन के बाद उसके स्वामी बन जाते हो और ये लेने वाले प्रॉपर्टी को और देने वाले की विवेक पर निर्भर करता है कि वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में से किसको अच्छा मानते हैं। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो
पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।